हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं का जो नवनीत का स्वाध्याय का प्रश्न पत्र है, हम अलजेब्रा गणित भाग 1 का प्रश्न पत्र 3 देखेंगे आज। जो हमारा प्रश्न पत्र 3 है, पता है 40 नंबर का पेपर है, जो है 2 घंटे का पेपर है। ये सब सूचना है। सूचना के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी विषय हो, सूचना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1A क्या दिया है। उप प्रश्न के विकल्प में सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। वर्णाक्षर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्णाक्षर यानी अल्फ़ाबेट लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो अभी कैलकुलेशन कहाँ करोगे? कैलकुलेशन जो है लास्ट पेज पे रफ करके करना और यहाँ आंसर लिखना। क्या दिया? यदि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करो। वास्तविक और समान है मतलब क्या हुआ? डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा, उससे के का मान निकल जाएगा। तो के का मान यहाँ पे क्या होगा? 0 या 4, यानी सी। तो अल्फ़ाबेट आंसर कैसे लिखोगे? 1 का सी। इस तरह से हमें सिर्फ इतना ही आंसर लिखना और कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला है वर्णाक्षर लिखो। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 में से चुनी गई संख्या में अभाज्य संख्या होने की संभावना ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ns जो है वो तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। अभाज्य संख्या कितनी है वो काउंटिंग कर लेना, और फिर जो है संभावना के सूत्र से उसको ज्ञात करोगे। तो हमें आंसर कितना मिलता है? 1/4। ठीक है, टोटल वैसे 25 संख्या, अभाज्य संख्या जो होती है ना 25 आती है, तो 1/4 मिला। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? सेकंड का ए। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? निश्चयक मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर निश्चयक मान क्या का घात कितना होगा? घात। अब यहाँ पे देखो निश्चयक मान हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? AD माइनस BC। तो यहाँ पर देखो A और D दोनों का घात है ना, यानी घात कितना होगा? 2। तो यहाँ थर्ड का आंसर कितना होगा? D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का प्रथम 4 पद, ठीक है, तथा अंतिम 31 है। मतलब पहला पद जो है 4 है, Tn जो है T1 जो है 4 है, और Tn जो है 31 है। तो यदि पदों का योगफल 420 है तो n का मान ज्ञात करो, है ना। n का मान तो हमारा Sn का सूत्र है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। ये सूत्र से आ जाएगा। 4 + 31 कितना होगा? 35 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर Sn तुमको कितना बोला? 420 बोला, ये n/2 है। इसको हल करोगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलता है यहाँ पर? 24। तो हमारा आंसर क्या आता है? बी। तो हम आंसर कैसे लेंगे? फोर्थ का बी। ठीक है, फर्स्ट ए कंप्लीट हुआ। सेकेंड, फर्स्ट बी क्या बोला? निम्नलिखित दो प्रश्नों को हल करो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन है। क्या बोला है? a = 2, b = -8, c = 5, तो b² - 4ac ज्ञात करो। तो b² - 4ac तुम लोग जो रहेगा डायरेक्ट उसमें मान रखो। क्या दिया? a का मान 2, b का मान -8, c का मान 5, तो यहाँ पे सूत्र में रखे। तो b² - 4ac यानी -8 का वर्ग, 4ac गुणा हुआ 8 का वर्ग 64, 64, और यहाँ पे 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 आया। तो 64 में से 40 माइनस हुआ 24, तो b² - 4ac 24 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पासा फेंका गया, यदि a विषम संख्या प्राप्त होने की घटना हो तो घटना a के घटक लिखो। सिर्फ घटक लिखना है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है? एक पासा फेंका गया, तो एक पासा फेंका गया यानी S क्या हो गया? नमूना अवकाश 1 2 3 4 5 6। घटना a क्या बोला है? विषम संख्या प्राप्त होना। विषम संख्या जान रहे हो ना, जिसका भाग 2 से नहीं जाता। तो 1 3 5, तो Na कितना हुआ? 3। बस केवल हमको इतना ही लिखना है, संभावना नहीं ज्ञात करनी है ना, क्वेश्चन में नहीं बोला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? किसी अंकगणितीय श्रृंखला के लिए T2 4 है, D -2 है, तो a का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम Tn का सूत्र लगाएंगे। पहले तुमको क्या दिया है? T2 4 दिया है, D -2 दिया, a ज्ञात करना है। तो यहाँ Tn का ये सूत्र है, Tn = a + n - 1d। फिर हमने क्या किया? a का मान रखे, मतलब a का मान तो हमको ज्ञात करना है, इसलिए वहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। n का मान क्या दे? T2 बोला है ना, 2 - 1, और d हमको -2 दिया है। फिर यहाँ पे हल किए तो ये जो है 2 में से 1 घटा, 1 आया। फिर 1 और 2 को गुणा किए, -2 आया।
फिर यहाँ पर ये 2 को इसके साथ पक्षांतर किए तो 4 धन 2 आया, तो यानी ए का मान कितना मिला हमको 6। तो हमें क्वेश्चन में केवल ए का ही मान ज्ञात करना था, तो हमारा सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2x - 3y = 3 का आलेख खींचने के लिए यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात करो। तो देखो हमारा समीकरण क्या बोला है, 2x - 3y = 3 है, तो x का मान -3 उसमें रखो, तो जहाँ पे x का मान है वहाँ -3 रख दिए, तो 2 × 3 -6, ये -3y और ये 3 ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पर ये जो -6 यहाँ गया तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे 9 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 3 जो है ये गुणा है, तो यहाँ के भाग हो गया, तो हमें आंसर कितना मिला, y बराबर -3। तो y का मान हम लिखे -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2A नया क्वेश्चन, नए पेज से शुरू करोगे। 2 कृति लिखनी है 4 मार्क्स का, यानी कि तुम्हें 4 बॉक्स मिलेंगे, और 4 बॉक्स मिलेंगे तो तुम लोगों को वहाँ पर जो है एक एक बॉक्स हाफ मार्क्स का रहेगा। कृति का सवाल है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, यहाँ पर हल नहीं करना, हल रफ में कर लेना और फिर उसका आंसर लिखना। अगर मान लो यहाँ पर कैलकुलेशन करते भी हो तो फिर ये पूरा बॉक्स बना के सब आंसर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या बोला है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, नीचे दिए गए कुछ निर्देश दिए गए, इस जानकारी के आधार पर समीकरण बनाकर चौखट लिखो। क्या बोला, मैं सार्थक हूँ, वर्तमान आयु x वर्ष है और साक्षी उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है, इसके आधार पे समीकरण। तो यहाँ क्या बोला, सार्थक की आयु साक्षी की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है, यानी कि सार्थक की आयु जो है वो क्या बोला है, साक्षी की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। सार्थक की आयु x है, इसके 2y - 8, लेकिन हमको समीकरण लिखना है, तो हमारा मानक रूप क्या होगा, x - 2y = -8। ये बॉक्स में आना चाहिए, बॉक्स में ये आना चाहिए, ठीक है। ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रश्नानुसार, लेकिन हमको समीकरण लिखना है, तो ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या बोला हमको, यहाँ पे देखो सार्थक और साक्षी की वर्तमान आयु का योगफल 25, यानी क्या लिखा हमने, x + y = 25। देखो ये x + y = 25। यहाँ पे क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु सार्थक की आयु से 3 वर्ष कम है। 4 वर्ष पूर्व यानी क्या करोगे, दोनों में से 4 घटा दिए, साक्षी की जो सार्थक है उसकी आयु में से भी और साक्षी की भी आयु में से 4 घटा दिए। पूर्व बोला ना, पहले बोला तो घटा देना, बाद बोला तो जोड़ देना, ठीक है, पश्चात बोला तो जोड़ देना। तो यहाँ पे y - 4 x - 4 पूर्व बोला इसलिए घटा दिए, और यहाँ पे किसकी, साक्षी की आयु बोले, तो साक्षी की आयु देखो y वर्ष है ना, इसके लिए y - 4, और क्या बोला है, किसकी, सार्थक की आयु से 3 वर्ष कम है। ये सार्थक की आयु उसमें से कम बोला है तो घटा देना, और अधिक बोला तो जोड़ देना। तो y - 4 = x - 4 - 3, तो ये बॉक्स में ये आएगा, ठीक है, बॉक्स में आना चाहिए, इस तरह से लिखना। फिर यहाँ पर इसको पक्षांतर किए, ये हल करके यानी समीकरण के रूप में लाया, तो समीकरण के रूप में क्या मिला, x - y = 3, ये आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 4 बॉक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 140 के बीच, ध्यान देना क्वेश्चन में, ध्यान देना, तक बोला है तो 140 भी लोगे, बीच बोला है तो 140 नहीं लोगे, ये ध्यान देना, क्वेश्चन में ये सब चीज़ों का ध्यान देना। 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, इसे ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करना है, इसलिए ये शब्द का ध्यान देना। तक बोला तो देखो 140 का 4 से भाग जा रहा है, तब 140 लोगे, लेकिन हमको क्या बोला, 140 के बीच, इसके लिए हमको 140 नहीं लेना है, तो किस्सा 136 तक आएगा। तो ये हमारी श्रृंखला 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या, ठीक है। तो यानी a क्या हुआ, 4 हुआ, d क्या हुआ, t2 - t1 यानी 4 हुआ, और tn हमको दिया 136 दिया हुआ है। ये तो कृति का सवाल है, तो जहाँ जहाँ बॉक्स है वहाँ लिखना है। तो यहाँ पर कितना आया, 4, क्यों, क्योंकि a 4 है ना। फिर यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट किए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर करके, मतलब कैलकुलेशन करोगे, ये लास्ट पेज पे कैलकुलेशन कर लेना। देखो 136 ऐसे ही रहा, ये वाला स्टेप ना, और ये 4 + 4n - 4 है ना, तो ये दोनों तो कट गया, तो 4n क्या हो गया, 136, तो n क्या हो गया, 136/4, तो 4 3 = 12 हो गया, 4 4 = 16, देखो 34 आया, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम लोग जो है
लास्ट पेज पे कैलकुलेट करके यहाँ आंसर लिख लेना। फिर यहाँ पे सूत्र लिखा गया है n/2 2a + n-1d, ये हमारा SN का सूत्र है। फिर यहाँ पे इसको कैलकुलेट किए तो हमारा आंसर क्या आया 2380, तो ये बॉक्स में लिखा गया 2380, कैलकुलेट करोगे ना तो ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, संयोग के खेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक अंक पर तीर स्थिर होता है। कोई एक अंक पे, मतलब यहाँ पे एक देखो गेम हम लोग खेलते हैं ना, देखते हैं मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ गेम रहता है। तो ऐसे यहाँ पे वृत्त है, उसमें जो है ये संख्या लिखी है, तीर है, तीर को घुमाएंगे तो रुकने पर, ये फिरकी रुकने पर किसी एक संख्या पे तीर जो है वो स्थिर होता है। तो क्या बोला है, यह सम संभावता का परिणाम है, तो तीर 8 अंक पर स्थिर होगा, इसकी संभावता ज्ञात करने के लिए कृति को पूर्ण करना है। ठीक है, मतलब तीर जो 8 पे रुकेगा वो देखना है। तो अब यहाँ पे हमें कृति पूर्ण करना है, तो S क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 तक संख्या है ना। फिर उसके बाद NS 8 हो गया, तो तीर जो है वो 8 अंक पे स्थिर हो रहा है, यानी A क्या हुआ सिर्फ 8 हुआ, और NA क्या हुआ 1 हुआ, और PA क्या हुआ 1/8 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B में कोई भी 4 उप प्रश्न को हल करो, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। क्रैमर की पद्धति से युगपत समीकरण को हल करने के लिए D का मान, ध्यान देना यहाँ सिर्फ D का मान ज्ञात करो बोला है, हमें समीकरण क्रैमर की पद्धति से समीकरण हल करो नहीं बोला है, D का मान ज्ञात करो। हल करो बोलेंगे तो X और Y निकालना, लेकिन हमको सिर्फ D का मान ज्ञात करने तक की सवाल को हल करना है। तो हमारा ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, पहले चेक कर लेना ये मानक रूप में है या नहीं। तो A1 3 हो गया, B1 -4, C1 10 हो गया, A2 4, B2 3, C2 5 हो गया। तो देखो हमको केवल D ज्ञात करना है, तो D क्या होगा हमारा A1 A2 B1 B2, ये ध्यान रखना, ये याद रहना चाहिए। ये अगर गलत लिखे तो सब गलत हो जाएगा। तो A1 A2 3 4, B1 B2 -4 3। तो यहाँ पे अभी निश्चयक मान निकाले, इसको इससे गुणा के 3 × 3, इसको इससे गुणा के तो -4 × 4, और ये माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 × 3 9 हो गया, 4 × 4 16, और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 9 और 16 जुड़ के कितना हुआ 25। तो D का मान हमको कितना मिला 25। बस हमको यहीं तक हल करना, हमको D का मान ज्ञात करने तक ही बोला ना, आगे नहीं हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान समीकरण का मूल है या नहीं निर्धारित करो। मतलब एक समीकरण दिया है और x का मान दिया 1 और -1, तो ये समीकरण का मान जो है मूल है या नहीं, इसका हल है या नहीं। इस तरह का सवाल देखो हम लोग 8वीं में भी हल किए हैं, वहाँ पर हमको बोला गया था ना हल है या नहीं चेक करने के लिए, तो क्या करना, जो मूल होगा ना उसको समीकरण में रखना। तो x का मान 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग, यहाँ 4 × 1 और ये 5, सिर्फ बाएं पक्ष लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग 1 -4 -5, यानी 1 -9, 1 -9 कितना हो -8, और हमारा राइट हैंड साइड क्या है 0, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x = 1 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। फिर एक और मान दिया है ना, क्या मान दिया, x = -1 दिया है ना। अब हम इसको रखेंगे तो -1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस +4 हो गया। ठीक है, और ये -5, तो 4 और 1 जुड़ के 5 हो गया, 5 में से 5 घटा 0, और ये राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो यानी x = -1 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आया तो मूल है, और अगर सेम नहीं आया तो मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणितीय श्रृंखला का 11 8 5 2 इस संख्या में -151 कौन से क्रमांक का पद है, कौन से क्रमांक का पद है ये पूछा है। मतलब क्या ज्ञात करना है, तुम्हें जो है n ज्ञात करना है। ठीक है, Tn का सूत्र लगाओगे, क्या क्या दिया है हमको, A दिया है 11, D दिया T2 - T1, यानी 8 - 11 - 3, और हमें क्या बोला अंतिम पद हमको दिया -151, यानी Tn दिया है -151। Tn का ये सूत्र लगाया A + n-1d, तो हमको Tn -151 दिया, A 11 दिया, n नहीं दिया तो n ऐसे ही रहेगा 3 है। फिर कोष्टक खोले, 3 से गुणा हुआ -3 है, 1 से गुणा हुआ तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है हमारा हल करोगे तो यहाँ पर हमारा जो है ये इस तरह से मिलेगा, तो हमको n का मान कितना मिला
n बराबर 55, यानी 55वां पद जो है वह होगा 55वां पद। फिर क्या बोला, एक सिक्का तथा एक पासा उछाला गया तो नमूना अवकाश s और नमूना घटक ns लिखना। ध्यान देना, एक सिक्का एक पासा, यानी पहले सिक्का है बाद में पासा है, शब्द का भी ध्यान देना। तो हमें क्या करना है, सिक्का उछाले तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, और पासा उछाले तो 1 2 3 4 5 6 संख्या हो सकती है। इसके लिए क्या करना, एक बार हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखना, एक बार टेल के साथ 1 2 3 4 5 6, हो गया नमूना अवकाश। ठीक है, सिक्का बोला है, पहले सिक्का बोला, इसके लिए पहले हेड, ठीक है, और फिर पासा तो 1 2 3 4 5 6, कॉमा डालते जाना सबके बीच में, फिर टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6, ये शब्द का भी ध्यान देना। तो NS कितना मिला हमको, 12, बस हमको इतना ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये बराबर -18 हो तो P का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे निश्चयक मान दिया है और निश्चयक मान कितना आएगा वो भी दिया है -18, तो P का मान ज्ञात करना है। तो निश्चयक मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हल करेंगे। P को 4 से गुणा किए, 7 को 2 से गुणा किए, तो P गुणे 4 4P हो गया, 7 गुणे 2 14, और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, और -18 दिया हुआ है। फिर ये -14 को पक्षांतर किए तो प्लस हो गया, तो 4P बराबर 18 + 14, तो कितना हुआ, 32 हो गया। यहाँ 4 गुणा है तो यहाँ के भाग हो गया, तो P का मान कितना मिला हमको, 8 मिला। ठीक है, P का मान 8 है। हमको P का मान ज्ञात करने को बोला है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 A, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई एक कृति, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना, चाहे 2B पे कितनी भी जगह होने दो, नए पेज से। एक कृति 3 मार्क्स का, यानी 6 बॉक्स मिलेगा, 2 कृति रहेगी, कोई एक करना है। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए कथन का शब्द ध्यान देना। तो 2 0 5 7 के अंकों 2 अंकों वाली संख्या बनाओ, और यहाँ पे क्या बोला है, 3 से 5 से विभाजित जो है घटना की संभावना ज्ञात करना, इसके लिए कृति पूरा करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कृति कैसे पूरा करेंगे, देखो हमारी संख्या क्या बोला है, यहाँ पर ये जो संख्या दी है 2 0 5 7, एक बार 2 के साथ बनाओगे तो 2 के साथ 0 के साथ बनाया तो 20, 5 के साथ बनाया तो 25, 7 के साथ बनाया तो 27, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना, इसके लिए 22 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा 22 नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कृति में क्या क्या संख्या आई, तो यहाँ पर देखो ये बॉक्स के अंदर सब आना चाहिए। तो हमारी पहली संख्या इसमें क्या हुई, 20, फिर उसके बाद 22 तो हमको नहीं लिखना है, 25 27, फिर 5 के साथ ले लोगे तो 50 52, ठीक है, 50 55 नहीं 57, ठीक है, फिर उसके बाद 7 के साथ लोगे तो 70 72 75, ये हो गया। ध्यान देना पूरा बॉक्स में आना चाहिए, इस तरह से लिखना, मतलब इसको लिख लेना फिर बॉक्स बनाना। तो टोटल कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे NS कितना है, 9। फिर यहाँ पे हमें दिया गया है कि प्राप्त संख्या 3 से विभाजन है, 27 27 57 72 75, ये जो दिया है ना इसी में से ही आएगा, ये लिखा हुआ दिया गया। तो NA कितना है, 4, तो PA कितना आया, 4/9, क्योंकि NA हमारा 4 है, NS 9 है। फिर यहाँ पर हमें B 5 से विभाज्य संख्या, तो ये कितनी हुई, 5 हो गई, तो हमारा आंसर क्या आया, 5/9। बस हमको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 6 बॉक्स रहेंगे। दूसरी कृति, केवल एक ही कृति हल करना, 2 दी जाएगी, एक हल करना है। दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, ये हमें क्या बोला है, वर्ग समीकरण सूत्र विधि से हल करने के लिए कृति को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, B 13 A 5 C 8, यानी B² - 4AC यानी 13 का वर्ग, 13 का वर्ग आया, और 4AC यानी 8 आया। तो 13 का वर्ग कितना हुआ, 169, और ये कितना हुआ, 160, तो दोनों घटा 9, तो यहाँ पे क्या आया, 9, यहाँ पे के बॉक्स में आया 9, तो यहाँ पे कितना आया, -1, हो गया। ठीक है, कृति का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 B, क्या बोला, कोई भी 2 प्रश्न को हल करो, कोई भी 2 प्रश्न हल करना है, मतलब टोटल तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 ही हल करना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 6 मार्क्स है ना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है ये देखा जाए तो यहाँ पर आर्थिक नियोजन, चूंकि आर्थिक नियोजन तो बाद में पूरी तरह से कट किया, तो ये क्वेश्चन
उसके ऊपर है, तो ये तो नहीं हल करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राकृत संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या का योगफल 65/8 है, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो माना प्राकृत संख्या माना x है, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 1/x होगा, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने 1/x हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, उनका योगफल 65/8 है, यानी x + 1/x = 65/8। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको जब हल किए पक्षांतर किए तो x² + 1/x 65/8। फिर यहाँ पे इसको जो है तिर्यक गुणा करेंगे, 8 को इससे गुणा किए, 65 को इससे गुणा किए, तो 8 × x², 8x², ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो माइनस, ये 65 इसको यहाँ लाए तो माइनस हो गया, और ये 8 × 1 8 हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सा आ गया, वर्ग समीकरण बना। अब वर्ग समीकरण बना तो क्या करोगे, 8 × 8 कितना हुआ, 64। तो 64 का गुणनखंड इस तरह से हमें करना है कि हमें उनको 65 मिले। तो देखो 64 × 1, ये दोनों को जोड़ोगे तो 65 मिला। चूँकि माइनस है तो दोनों भी संख्या माइनस, तो माइनस माइनस का गुणनफल प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो -64 -x, फिर यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, 8x कॉमन है, तो x - 8। इसमें क्या कॉमन है, -1, तो x - 8 = 0। फिर अभी आगे क्या हो जाएगा, x - 8 और 8x - 1 = 0। फिर दोनों को अलग अलग किए, x - 8 = 0, 8x - 1 = 0। तो पक्षांतर किए यहाँ पर इसको, तो ये -8 + 8 हो गया, और यहाँ पे ये -1 + 1 हो गया। फिर यहाँ पर x का मान कितना मिला, 8, और यहाँ देखो x का मान 1/8। देखो प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम भी हमको मिल रहा है ना, यानी कि वो प्राकृत संख्या क्या है, वो प्राकृत संख्या 8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश S, NS, A, B और NA, NB, बस इतना ही लिखना, संभावता नहीं ज्ञात करनी है हमको। नमूना अवकाश S लिखना है, NS लिखना है, फिर घटना A के लिए NA और घटना B के लिए NB लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोला, 3 सिक्के एक साथ उछालने पर नमूना अवकाश। देखो सिक्का कितना है, 3 सिक्का उछाला गया, तो ये हमारा नमूना अवकाश। अभी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये तो इस तरह से लिख दिए, मगर तुम लोग जो है शॉर्टकट कैसे लाओगे, कैसे करना, क्या करना, 3 सिक्का बोला है ना, तो देखो 4 बार हेड, H 4 बार हेड लिखना, 4 बार टेल लिखना। फिर सेकेंड टाइम में 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर थर्ड में हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हो गया। देखो ये सारे हमारे पॉइंट्स, 8 पॉइंट। इस तरह से 3 सिक्के का, 2 सिक्के का पहले भी सिखाई हूँ, सेम ऐसी 3 सिक्के का। तो क्या करना ना, जब भी तुम्हें बोर्ड का पेपर मिलता है ना, पेपर तो पहले ही मिल जाता है, लास्ट पेज पे ये सब लिख लेना, तो उस समय कैलकुलेशन करते समय फटाफट आंसर मिल जाएगा। तो NS कितना मिला हमको, 8 मिला। S और NS ज्ञात करना था। अभी घटना A, तो घटना A क्या बोला, कम से कम 2 चित्त प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, कम से कम 2 चित्त, यानी कि चित्त यानी क्या हुआ, हेड, ठीक है। कम से कम 2, ठीक है, तो इसका मतलब अधिक से अधिक 2 से अधिक हो सकता है, तो यानी क्या आया, H, और जहाँ जहाँ 2 H मिला वो सब लेना, और एक 3 H। तो NA कितना मिला हमको, 4। कथन जो दिया जाएगा उसके शब्दों का ध्यान देना, उसको 2-3 बार समझना और फिर आंसर लिखना। दूसरा क्या बोला, B, ऐसी घटना दूसरे सिक्के पे चित्त प्राप्त हो। ध्यान देना, 3 सिक्का ना, दूसरे सिक्के पे हमें चित्त यानी हेड, ठीक है, पट यानी टेल होगा, तो हमें चित्त बोला है, तो दूसरे सिक्के पे चित्त देखो जहाँ जहाँ मिला वो लेना। तो NB हमको कितना मिला, 4। हमको संभावता नहीं ज्ञात करनी, इसके लिए यहाँ पे ही आंसर कंप्लीट होता है। अगर संभावता ज्ञात करनी बोली जाएगी तो संभावता ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद 499 है और 499वां पद 9 है, उस श्रृंखला का कौन सा पद शून्य होगा, ज्ञात करो। यानी TN कब 0 होगा वो ज्ञात करना है। तो पहले प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, T9 499 है और T499 जो है वो 9 है, ऐसे बोला है। हमारा TN का सूत्र लगा, A + n-1d सूत्र लगाओगे। अभी हमारा पहला T9 = 499 है, ये सूत्र से हल किए तो क्या होगा, A + 9 - 1d = 499, 9 में से 1 घटा 8d, तो A + 8d = 499। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या बोला यहाँ पर,
हमारा दूसरा क्या बोला है, T499 जो है वो 9 बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 499 माइनस 1 इज इक्वल d इज इक्वल टू 9 हुआ, यानी a प्लस 498 d इज इक्वल टू 9 दूसरा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पे भी a, दोनों का चिन्ह सेम है ना, घटा दिए तो चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदला तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर ये कटा तो -490, और यहाँ पे भी देखो ये जो है तुम्हारा माइनस घटा तो माइनस ये +490, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, यहाँ पे ये संख्या बड़ी है, इसके लिए माइनस लगा, तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। पक्षांतर किए तो d का मान हमको क्या मिला, -1, तो d इज इक्वल टू -1 मिला। तो d का मान अभी किसी भी एक समीकरण में रखोगे, समीकरण 1 में रखे तो क्या मिला, a + 8d है ना, तो 8 और d की जगह पे -1, तो यानी -8 हुआ, तो -8 को क्या किए, पक्षांतर किए, +8 हुआ, तो a क्या मिला 507। अभी देखो हमको a 507 और d जो है -1, अभी हमको a और d का मान मिला, मगर हमें क्या ज्ञात करना है कि tn 0 कब होगा, ऐसे पूछा है ना, शून्य कब होगा, तो इसका मतलब tn का सूत्र क्या है, a + n - 1 d इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a हमको 507 मिला है, n नहीं है, n-1 ऐसी रहेगा, d -1 है, कोष्टक खोले तो इससे गुणा हो तो -n, इससे गुणा हो तो +1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -n ऐसे ही रहेगा और ये दोनों जुड़ के 508 हुआ। पक्षांतर किए तो यहाँ आके माइनस हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो n का मान कितना मिला 508, यानी 508वां पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो आसान ही रहता है, कौन सा सूत्र लगाना ध्यान रखना, चुनौतीपूर्ण प्रश्न तो है लेकिन उसको जो है आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू, कोई भी 2 प्रश्न को हल करो 8 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चन हल करना है 8 मार्क्स का, इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल कितने 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 में से 2 हल करना है। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक टंकी के 2 नल को पूरा भरने के लिए 6 घंटा लगे, वो छोटे नल से टंकी को भरने के लिए लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाले समय की अपेक्षा 5 घंटे अधिक लगते हैं, तो प्रत्येक नल को अकेले टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है कि जो बड़ा नल है वो x घंटे में मान लो पानी भरता है, तो छोटा नल x + 5 हाँ, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया हुआ है ना 5 घंटे अधिक समय लेगा, तो बड़ा नल जो 1 घंटे में 1/x भाग भरेगा, तो छोटा नल 1 घंटे में 1/x + 5 भाग बढ़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारा ये x घंटे में भरता है ना, समय दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों नल जब एक साथ काम करेंगे तो ये हमारा जो इतना भाग भरेगा, और हमें क्या बोला है दोनों नल जो है जब चालू करते तो टंकी 6 घंटे में भरती है, तो टंकी 6, तो 1 घंटे में टंकी का 1/6 भाग भरा, है ना, और यहाँ पे क्या बोला 6 घंटे में भरा, तो 1 घंटे में 1/6 भाग भरा, तो यहाँ पर हमारा क्या समीकरण बना 1/x + 1/x + y = 1/6। ठीक है, इसको इससे गुणा किए, इसको इससे गुणा किए, यहाँ पे ये हल हुआ, फिर यहाँ पे कोष्टक खोले, कोष्टक खोल के इसको हल किए, तो हमको ये समीकरण मिलता है यहाँ पर इस तरह से। फिर आगे यहाँ पर x² - 7x - 30 मिला, तो अभी x² - 7x - 30 है, तो 30 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 का गुणनखंड इस तरह से करो कि -7 मिले, तो -10 और 3, देखो -10 और 3 का गुणनफल -30, और देखो -10 में से 3 घटाए -7, तो ये हो गया हमारा मध्य पद का खंड हुआ। अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या है इसमें, x कॉमन है तो x - 10, 3 कॉमन है तो x - 10, तो यहाँ पे क्या हो गया x - 10 और x + 3, तो अब यहाँ पे x - 10 = 0 या x + 3 = 0, तो x का मान कितना मिला 10 और x का मान -3, लेकिन समय ऋणात्मक नहीं होता है, इसके लिए x ≠ -3, तो x का मान क्या होगा 10। ठीक है, तो ये 10 जो है ये बड़े नल का और छोटे नल का x + 5, यानी 10 + 5 यानी 15, तो यानी क्या हुआ, वह टंकी भरने के लिए बड़े नल को अकेले 10 घंटे लगे, अगर केवल एक ही नल से भरेंगे बड़े नल से तो 10 घंटे में भर जाएगा, और केवल छोटे नल से भरेंगे तो 15 घंटे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद
प्रथम पद 100 और प्रथम 6 पदों का योगफल अगले 6 पदों के योगफल के 5 गुणे हो तो अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करो। श्रृंखला ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमें प्रश्न में बोला प्रथम पद ए हमको दिया है, सामान्यतः डी है, डी हमको नहीं दिया है। हमें क्या बोला, प्रथम 6 पदों का योगफल यानी कि T1 + T2 + T2 T6, और क्या बोला है, प्रथम 6 पदों का योगफल जो होगा वो तुम्हें जो है इस तरह से दिया जाएगा। इसके बाद क्या बोला, जो अंतिम पदों का योगफल उसका 5 गुना होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें इस तरह से, तो हमने T1 A है, T2 A + D है, T3 जो A + 2D है, इस तरह से ऐसे यहाँ पर ये मान रखते चले गए। तो जब मान रखे तो यहाँ पर देखो 6 तक है ना, तो 6A और ये 1 2 3 4 5 D, यहाँ पर ये 5 तो बाहर है, ये 6A, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 D, है ना। फिर यहाँ पर देखो हम यहाँ पे इसको हल किए तो ये 1 + 2 + ये 5 तक ये कॉमन है, तो ये यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, ये हमारा n/2 T1 + Tn, और यहाँ पर हमें क्या मिला, ये T1 हमारे पास 1 है, Tn 5 है, तो इस तरह से ये हल हुआ। और हमें अंतिम पदों का योगफल जो है इस तरह से दिया है, तो ये हमको मिला। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 1 2 3 के अनुसार 6A + 15D = 5 × 6A + 51D। कोष्ठक खोले, 5 को 6 से गुणा किए 30, 5 को 51 से गुणा किए 255। फिर यहाँ पर हम पक्षांतर किए तो ये 30 से जो है पक्षांतर हुआ, इसको इससे पक्षांतर किए तो A का मान हमको -10D मिला। A का मान -10D, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि A का मान जो है हमारे पास 100 दिया हुआ है, तो हम A की जगह पे 100 लिखे, तो D का मान हमको क्या मिला, -10। तो A का मान 100 और D का मान -10 हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है कि अंकगणितीय श्रृंखला ज्ञात करना, तो हमारे पास T1 तो 100 दिया हुआ है, T2 क्या होगा, T1 + D, यानी D हमको -10 मिला है ना, इसके लिए 100 में से 10 घटा 90। T3 क्या है, T2 + D, यानी 90 में से 10 घटा 80, तो 100 90 80 ... ये अंकगणितीय श्रृंखला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपत समीकरण 2x + y = 8 और y = 1 + x/2 को आलेख विधि से हल करो। आलेख विधि से हल करने से पहले तो तुम्हें सारणी बनानी जरूरी है। सारणी बनाओगे, यहाँ पे 2x + y = 8, तो क्या किए, y को पक्ष जो है 2x को यहाँ पक्षांतर किए, तो 8 - 2x। आसानी से जो हल हो सकता है उसको पक्षांतर करना। अब हम बारी बारी से एक एक मान रखेंगे। x का मान 1 रखते हैं, तो देखो 2 × 1 2 हुआ, 8 में से 2 घटा 6, y = 6। x का मान 2 रखते हैं, तो 2 × 2 4 हुआ, 8 में से 4 घटा 4, यानी 2 4। x का मान 3 रखते हैं, तो 2 × 3 6 हुआ, 8 में से 6 घटा 2। तो ये हमारा पहला सारणी तैयार हुआ। और भी चौथी संख्या लेना चाहो तो चौथी संख्या भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 3 तो लेना ही लेना है, 3 से कम नहीं लेना। 1 6 2 4 3 2 ये हमको मिला। फिर यहाँ पर हमें क्या बोला है, ये दिया, ये ऑलरेडी समीकरण पक्षांतर करके दिया हुआ, तो x का मान 1 रखे, तो 1 और 1 जुड़ के 2 2/2 1 हो गया। फिर x का मान 3 रखे, तो उसे 2 रख सकते हो, लेकिन पॉइंट में आंसर मिले 3 रख लो, 3 और 1 जुड़ के 4 हो गया, 4 को 2 से भाग दिए तो 2 हो गया। x का मान 5 रखे, तो 5 और 1 जुड़ के 6 हो गया, 6 को 2 से भाग दिए 3 आया। देखो यहाँ पर 3 2, यहाँ भी 3 2, दोनों में आया है, इसका मतलब समीकरण का हल क्या होगा, 3 2। लेकिन डायरेक्ट यहाँ तो लिख दिए, मगर हमको आलेख विधि से हल करने को बोला ना, तो आलेख बनाना जरूरी है। तो आलेख को क्या करोगे, आलेख कागज पे बनाना। तो हमको आलेख कागज मिलता है, तो आलेख कागज पे उसको बिंदु स्थापित करना, बिंदु स्थापित करके आलेख बनाओगे, पैमाना लिखना, ये x x', y y', ये सब लिखना मत भूलना। 0 ये सब संख्याएं बराबर से हमको कितनी संख्या लेनी है, सब बिंदु स्थापित करोगे। तो ये समीकरण है, यहाँ पर ये समीकरण है। तो यहाँ पर देखो दोनों कहाँ प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, इस बिंदु पे। तो ये हमारा बिंदु क्या है, देखो 3 और 2, x अक्ष पे पहले जाना, फिर y अक्ष पे 3 2। इसके लिए समीकरण का हल क्या हुआ, 3 2। ठीक है, हल लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नया क्वेश्चन नए पेज से। एक ही उप प्रश्न को हल करना 3 मार्क्स का, इसका मतलब
तो मैं 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही हल करना है। क्या बोला, जैसे यदि किसी आयत की लंबाई 1 मीटर बढ़ाना और चौड़ाई 2 मीटर घटाना तो क्षेत्रफल में से 20 वर्ग मीटर की कमी होती है। तो क्षेत्रफल में से भी 20 माइनस हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या बोला, अगर लंबाई में से 3 घटाना चौड़ाई में से 4 बढ़ाना तो क्षेत्रफल में 12 वर्ग मीटर की वृद्धि होती है। वृद्धि यानी बढ़ता है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो मानेंगे। माना आयत की लंबाई x मीटर, आयत की चौड़ाई y मीटर। क्वेश्चन में मीटर दिया ना, इसके लिए मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy वर्ग मीटर। ये हो गया क्षेत्रफल। अभी पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे लंबाई में 1 बढ़ाना है, चौड़ाई में 2 कम करना है। तो क्षेत्रफल में 20 वर्ग मीटर की से कमी होगी। तो ये समीकरण बना प्रश्नानुसार। अभी हम क्या करेंगे, ये x को इससे गुणा किए, y1 को इससे गुणा किए, कोष्टक खोले तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया -2x हो गया, यहाँ प्लस वाई -2। फिर ये एक्स वाई कट गया, पक्षांतर किए मानक रूप में लाएंगे ना, तो हमको -2x + y = -18। समीकरण 1 हो गया। दूसरे कथन के अनुसार समीकरण 2 बनाएंगे। दूसरा कथन क्या बोला है कि लंबाई में से 3 घटाना चौड़ाई में से 4 जोड़ना तो 12 वर्ग मीटर की वृद्धि होती है। इसके लिए यहाँ पे प्लस हो गया। क्वेश्चन में ध्यान से प्लस माइनस क्या करना, ध्यान से। फिर अभी यहाँ पे x को इससे गुणा किए, फिर -3 को गुणा किए। तो जब x से गुणा किए तो xy + 4x, 3 से गुणा किए तो -3y, यहाँ पे -12 और ये xy + 12 है। फिर देखो xy कट गया, दोनों भी अगर चिन्ह सेम है तो कटेगा। यहाँ +12 -12 को नहीं काटना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए दोनों नहीं कटेंगे। अगर दोनों भी प्लस या दोनों भी माइनस रहेंगे तो ही कटेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 4x - 3y इधर ही रहा, ये -12 यहाँ आके प्लस हो गया, तो 12 और 12 जुड़ के 24 हो गया। ये दूसरा समीकरण। तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो 1 और 2 में गुणांक समान करना है, इसके लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा किया तो -6x + 3y = -54 हुआ। अब देखो समीकरण 2 और 3, यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है, इसके लिए क्या किया गया, जोड़ा गया है ना। चिन्ह सेम रहेगा तो घटाना, विपरीत रहेगा तो जोड़ देना। ये दोनों कट गया। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो -2x, यहाँ भी माइनस है तो -30 होगा। तो माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना मिला, 30/2 यानी 15। तो हमको x का मान मिला 15। अब ये जो मान मिला इसको किसी भी एक समीकरण में रखो जो आसानी से हल कर पाओ। समीकरण 1 में रखा गया है, तो 2 × 15 + y = -18। 2 × 15 कितना हो, -30, y -18। फिर ये -30 को पक्षांतर किए तो प्लस हो गया, तो 30 में से 18 घटा 12। बड़ी संख्या प्लस है, इसके लिए चिन्ह भी प्लस है। तो y हमको देखो x 15 y 12। x हमारा क्या, आयत की लंबाई, और ये हमारा आयत की चौड़ाई। तो आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, क्योंकि मीटर दिया ना इकाई, इसके लिए मीटर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करो। 4y² + 6/y² = 11। मानो y² = x दिया हुआ, ये मान के लेना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y² है ना वहाँ पे x लिख लेना। तो x लिखे हमने, तो यहाँ पर देखो मानो y² = x, तो यहाँ पर x लिखा, यहाँ x लिखा। फिर इसको ऐसे जो है हल किया गया, तो क्या मिला हमको, 4x² + 6/x = 11। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये 11x को यहाँ ले गए तो 11x हो गया। फिर ये 11x को यहाँ लाए तो माइनस हो गया। वर्ग समीकरण मिला ना हमको। अब ये वर्ग समीकरण को हल करो। देखो 4 × 6 कितना हुआ, 24। अभी 24 को इस तरह से खंड करो कि -11 मिलेगा। देखो 8 × 3 24 और 8 और 3 जुड़ के 11, लेकिन यहाँ माइनस है तो दोनों भी माइनस होगा। हाँ, -8 - 3 -11 होता है, और -8 - 3 गुणा करके +24 होता है। तो इस तरह से। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो x - 2 बचा। ये दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो x - 2। अब दो इसमें पूरे में क्या कॉमन है, x - 2 कॉमन है, बचा क्या, 4x - 3 = 0। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 = 0 या 4x - 3 = 0। तो एक पक्षांतर किए तो x = 2, यहाँ 4x = 3। फिर पक्षांतर किए तो x = 2 या x = 3/4। ये हमारा मान हुआ। लेकिन हमको क्वेश्चन कौन से चरांक में था, y चरांक में। हमारा आंसर तो x में आया,
क्यों? क्योंकि हमने वाई स्क्वायर इजल टू एक्स माना था ना, तो अभी जहाँ भी एक्स है वहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई स्क्वायर मान रखने पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई स्क्वायर रख दो। तो ये वाई स्क्वायर बराबर 2, वाई स्क्वायर बराबर 3/4। अभी देखो वाई स्क्वायर है, वर्ग है, तो जब वर्ग हटाना तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते। तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया गया है, तो वर्गमूल लोगे तो क्या मिला तुम्हारा, ये प्लस माइनस करने में 2 और ये प्लस माइनस करने में 3/4। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो करने में 3/2। ठीक है, ये हमारा हो गया y का मान। तो y का टोटल मान कितना हुआ, प्लस करनी में 2, माइनस करनी में 2, प्लस करनी में 3/2, माइनस करनी में 3/2। इस तरह से ये हमारा प्रश्न पत्र जो है वह 3 कंप्लीट होता है। इसको अच्छी तरह से सब प्रैक्टिस करो, हर एक सवाल को अच्छे से तैयार करो, एग्ज़ाम में अच्छे से लिखो, हर एक स्टेप लिखो, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना, मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।